ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 1 क्लास 10 डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट का की कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ। इसमें आपको पूरी चैप्टर का की कॉन्सेप्ट्स मिल जाएगा। डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ टोटल इनकम प्लस क्वालिटी ऑफ द लाइफ। क्लियर? Besides seeking more income one way or another, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect for others. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं चैप्टर्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट जस्ट उसका की कॉन्सेप्ट्स है। एवरेज जीडीपी दिया है ग्रॉस। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोथ के हिसाब से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बता रहा है इसमें चार्ट में। Different people have different goals in their life. What may be development for one may not be development for the another. This can be understood by the following. ये हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक चीज़ किसी और के लिए डेवलपमेंट हो सकती है, तो हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। Example, to get more electricity, an industrialist may want more dams. इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसको ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो चाहेगा कि डैम बने। लेकिन उसी जगह पे जब जो लोग डैम के पास में रहते हैं वहाँ पे, बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु डिस्प्लेस्ड। और जो लोग ट्राइब्स हैं जो वहाँ उस जगह पे रहते होंगे, तो जहाँ पर डैम बनेगा तो उन लोग का क्या हो जाएगा? उन लोग के लिए तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट है क्या? नहीं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो वहाँ से हटना पड़ेगा, उनके लिए वहाँ से उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो यही बोला जा रहा है, जो एक लोगों के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ना। तो ये है एक पॉइंट। और वन कॉमन थिंग एमंग ऑल द पीपल इज डिज़ायर फॉर मोर इनकम। लोगों का डिज़ायर होना ज़्यादा इनकम के लिए। विद दिस इनकम दे में बाई गुड्स, अच्छे ज़्यादा इनकम मिलेगा तो भाई अच्छी गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड होगा। डेली नीड्स के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो अच्छे से ले पाएंगे वो लोग। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग ऑल्सो। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंड होती है। मनी और देखिए एग्जाम्पल, अ जॉब may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. एक जॉब ऐसा मिले कि जिसमें आपको पैसे कम मिल रहा है लेकिन उसमें आपको जॉब सिक्योरिटी है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो आपको ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी मिल रही है। और कहीं पर ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको बहुत पैसे दूंगा लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि कितने दिनों तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मैं उसका गारंटी नहीं देता हूँ, है ना। तो इसका कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं। तो हम वैसे ही चीज़ें पाना चाहते हैं जिसमें हमको सिक्योरिटी भी मिले। एंड आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट डिफर एट एन इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल। आइडियाज़ ऑफ जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पे भी लोगों का डिफरेंट होता है, ठीक है। अ लैंडलेस रूरल लेबरर may desire more days of work and better wages at different levels, at individual level, है ना। उसको लैंडलेस रूरल लेबरर है, उसको क्या चाहिए? वर्किंग आवर्स उसके ज़्यादा होने चाहिए, जो वो प्रोडक्ट्स बेचे उसका जो क्रॉप्स का है उसको दाम उसको अच्छा मिलना चाहिए। बट एट द नेशनल लेवल ही मे वॉन्ट अ गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन द लोकल एरिया। जब ये इंडिविजुअल था उसका, लेकिन जब उसको नेशनल लेवल पे सोचना पड़े तो हो सकता है वो कहे कि मुझे क्या चाहिए? एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए लोकल एरिया में, है ना। लोकल एरिया में हमारे ऐसा होना चाहिए। तो दोनों व्यूज़ उसके अलग है कि इंडिविजुअल के लिए वो कुछ और चाह रहा था और नेशनल लेवल के लिए उसके कुछ व्यूज़ डिफरेंट है। द एवरेज इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग। हम एवरेज इनकम कैसे हम कंपेयर कैसे करते हैं कंट्रीज़ और स्टेट को? तो एज देयर एवरेज इनकम के थ्रू से। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे हम? एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, और उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये आपकी बुक में नहीं था, इसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। कंट्रीज with higher per capita income are more developed than the and with the other is less per capita। जिसका
पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उस कंट्रीज को बोला गया है डेवलप्ड, और जिसका नहीं है उसको लेस पर डेवलप बोला गया है। ठीक है, मोर देन मोर डेवलप्ड देन द अदर लेस पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। एजुकेशन और हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। टू नो अबाउट द अदर क्राइटेरिया वी शुड फैमिलियर विद द सम टर्म्स। हमने देखा था कि पहले तो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से बांटा गया, लेकिन कुछ और अदर क्राइटेरिया भी है जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं क्राइटेरिया है डेवलपमेंट देखने का। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है। इसके थ्रू से भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या है। तो IMF क्या था कि इसमें ये इंडिकेट्स, इसको आपको अच्छे से याद करना है ये सब है ना। इट इंडिकेट्स द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब जो बच्चे हैं 1 साल से कम उम्र में जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उसको देखा है एज प्रोपोर्शन टू 1000 चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। क्लियर, इसको आपको याद कर लेना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो पूछता ही है ये सब चीज़ें है ना। लिटरेसी रेट, इट मेजर द प्रोपोर्शंस ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 7 और 7 साल से अबव जो एज ग्रुप के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, लिटरेसी उसको कितने पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से हम लिटरेसी रेट फाइंड आउट करते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, it is the total number of the children of the age group of 6 to 10 attending school as a percentage of the total number of the children of the same age group। इसमें से कितना बोल रहा है नेट अटेंडेंस, किसी किसी बुक में ये दिया है अटेंडिंग रेट जो एज ग्रुप दिया है, टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स भी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे बता रहा है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। ठीक है, public facilities are those which are provided by the government to satisfies the collective needs of the people। अब यदि पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो दूसरे जो क्राइटेरिया हैं, मतलब IMF बोलिए, लिटरेसी रेट बोलिए, नेट अटेंडेंस रेशियो बोलिए, यदि पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो ये सब परफॉर्मेंस भी जो दूसरे क्राइटेरिया है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, यदि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा ही हो जाएगा। ये आपकी बुक में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है सब कुछ, ये सब की पॉइंट्स है जस्ट। स्कूल, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स एक्सेट्रा, इट इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड द गुड्स and service collectively। Human Development Index is the quality of the life index prepared by United Nation Development, ये प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको उससे पूछ रहा है ना, ये देखिएगा क्वेश्चन आएगा नीचे। UNDP, ये उस दिन आपको बताया था मैंने वो सब चीज़ें। इसमें देखिए UNDP है जो एक क्या बनाता है, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, इसको UNDP पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है नेशनल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 मार्क्स में इधर उधर पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। तो हु पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय UNDP, हाँ ना, ये आपको याद रखना है, UNDP पब्लिश करता है। UNDP जो है किस कैटेरिया में लोगों को बताता है, किस इनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स बना रहा है वो किस बेसिस पे बनाता है, वो थ्री क्राइटेरियाज को लेता है। कौन कौन सी है, लाइफ एक्सेप्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे लेता है। देखिए क्या है इसमें वो देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हो जाता है, इट डिनोट्स द एवरेज एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि एक एवरेज एज कितनी होगी इंसान के जीने की।
इंडिया में जैसे एवरेज एज माना जाता है 68 ईयर्स और थोड़ा सा माना जाता है कि उसकी ऑन एवरेज हर लोग इतना जिएंगे एट 68 ईयर्स के ओके एवरेज है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब इट शोज द एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी। एनरोलमेंट रेशियो मतलब बच्चे कितना स्कूल जा रहे हैं ये वो बताता है। और पर कैपिटा इनकम इट इज कैलकुलेटेड इन द डॉलर्स। आपने पहले भी पढ़ा है, यूएस डॉलर में इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्यों कैलकुलेट किया जाता है? पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। उसी रूप में डॉलर के रूप में कंपेयर किया जाता है। It also is done in a way so that every dollar would buy the same amount of goods and service in any country. ठीक है? Adding all the three indicators, और ये तीनों चीज़ों को पहले क्या है निकाला जाता है। इतना आपको डीपली नहीं पूछेगा कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है। जस्ट इसको क्या करने, ये तीन आपको याद रखना है कि कितने क्राइटेरिया में उसको जज करता है। वो तीन क्राइटेरिया में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और पर कैपिटा इनकम में। और ये तीनों को एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है। ओके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट published by UNDP is useful for comparison between different countries regarding the educational level of their people, their health status and real per capita income. Clear? तो इसका आ जा गया। उसके बाद आपका है लास्ट टॉपिक आपके इस बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट process that fulfills the needs of the present generation without causing any harm to the ability of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसमें हम क्या है आज तो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन में विदाउट कॉजिंग हार्म टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, टू मीट देयर ओन नीड्स। अचीविंग सस्टेनेबिलिटी, ये देखिए, इट रिक्वायर्स द प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। हम लोग को जो भी चीज़ें हैं उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़त्म ना हो, बची रहे चीज़ें, है ना। तो एक चीज़ बहुत अच्छा बोला गया है आपकी बुक में लिखा, वी आर नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये हमारे जो हम वर्ल्ड में रह रहे हैं ये हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिला, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है। क्योंकि जो चीज़ें हैं उसको हमको अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेन करनी है, बचा के रखनी है, ताकि वो आगे तक चीज़ें चले। दो एग्जांपल्स भी आपकी बुक में दिए थे। ग्राउंड लेवल वाटर जो था कि किस तरीके से ज़्यादा लोग ग्राउंड लेवल वाटर यूज़ कर रहे हैं, और जो कि रिसेंट स्टडी शोज दैट द ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ ओवर यूज़। ख़त्म हो रहा है ओवर यूज़। इरीगेशन के लिए हम ट्यूबवेल्स लगा देते हैं तो पानी का लेवल पहले हमने बताया कि यदि हम 150 फीट या कुछ भी फीट खोदते थे, 50 तक जाते थे अंदर गहरा खोदने के लिए बोरवेल में, तो पानी निकल आता था। आज हम 100-300 फीट तक अंदर गहरा खोदते तो भी पानी नहीं निकल पाता है। तो 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग इट्स ग्राउंड, तो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है। क्लियर? और अनदर एरिया, और आपका क्रूड ऑयल वगैरह जो है जिसमें पेट्रोलियम वगैरह वाला है, तो वो भी क्या है, उसको यदि हम ज़्यादा, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ग्राउंड वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम यूज़ करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। और इसको करीब ऐसा नहीं है कि अब जितना क्रूड ऑयल बचा है, द रिसोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल वुड लास्ट ओनली फॉर, ऐसा बोलता जाता है कि सिर्फ 43 ईयर्स वगैरह तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो हम लोग को ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ करनी होगी। तो ये था पूरा की कॉन्सेप्ट आपके इस चैप्टर का। तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं अपना, एक पूरे चैप्टर का नोट्स है ये आपका। क्लियर?